हेलो फैमिली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। अब हमने अब तक एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन सब कवर किया है, ठीक है, इस चैप्टर का। बट एनसीईआरटी में एक अंडरस्टैंडेबल एंड एक जिस लाइन को लर्न किया जा सके, अपने आंसर्स राइटिंग की जा सके, इस टाइप के नहीं है, ठीक है। उसमें बस इतना है कि ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट्स पढ़ सकते हैं एंड एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, और एक अच्छा कि हाँ इतने ये टॉपिक हमें कवर करने हैं और है नेसेसरी लाइन टू लाइन पढ़ना, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना। हाँ, और ये नोट्स कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले देखो, हमने एनसीईआरटी के चैप्टर 1 बुक से पढ़ी लाइन टू लाइन, फिर हम नोट्स से कवर करेंगे ताकि आपको पता लग सके कि आप कितना, अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज़ सेल, तो एक प्रॉपर आप 4 to 5 लाइन का आंसर्स कैसे बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। एंड एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट है, वो एग्ज़ाम पैटर्न में आप वहाँ से अगर कंटेंट ला रहे हो, मतलब वहाँ से वो नोट्स जो बनते हैं वो वहीं से ही बनते हैं, उन्हीं की लाइन कॉपी किए जाते हैं, बट एक्सटेंड किया जाता है नोट्स में थोड़ा सा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से हम कवर करेंगे अपने जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कौन से टॉपिक्स एंड क्या क्या हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं अच्छे से, एक वेल डिफाइंड आंसर। एंड बाकी हमने एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कवर किए हैं, एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाली हूँ मैं एक्सपेरिमेंट के लिए। और डायग्राम्स जो है वो नोट्स में तो नहीं बनते ज़्यादा, डायग्राम्स वहाँ से आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन हम नोट्स पढ़ने के बाद करेंगे, पहले हमने एनसीईआरटी से पढ़ा, अब हम नोट्स पढ़ेंगे, देन हम अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल। द बॉडी इज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर जो भी माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, छोटी छोटी, वो इनको क्या बोला जाता है? सेल। सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, क्योंकि ये हमें क्या, हमारी बॉडी को बिल्ड करता है। सेल बनते हैं, सेल ही एक छोटी यूनिट है जिसकी वजह से पूरी बॉडी बिल्ड होती है। अ सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक सेल को नाम दिया जाता है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है और फंक्शन, हमारा जो फंक्शन किया जाता है वो एक सेल के थ्रू किया जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा सेल होता है। जब हम ग्रुप ऑफ या फिर नंबर ऑफ सेल्स को, मैनी सेल्स को कंबाइन कर देते हैं तब टिश्यू बनता है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बीइंग, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो स्टडी होती है किसकी, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल कॉल्ड साइटोलॉजी। स्ट्रक्चर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर सेल डिस्कवरी। सेल डिस्कवरी में क्या था? रॉबर्ट हुक। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने फर्स्टली ऑब्जर्व द सेल इन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। जैसे कि एक पेड़ की जो छाल होती है ना, ऊपर वाली, उसको छाल बोलते हैं, मतलब ब्राउन ब्राउन लेयर होती है, उससे उन्होंने ऑब्जर्व किए थे सेल्स इन द ईयर ऑफ 1665 में। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? डेड हनी कॉम स्ट्रक्चर इन इट, मतलब जो उन्होंने सेल एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, उन्होंने जब माइक्रोस्कोप्स के अंदर वो एक ब्राउन लेयर डाली होगी, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एक जैसे हनी का छत्ता होता है ना, उसमें ऐसे बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बना होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ उन्हें दिखाई दिया। नेम दोज यूनिट, उन्होंने उस यूनिट को नेम दिया सेल, विच इज़ अ लिटिल रूम, मतलब एक टाइप ऑफ छोटे छोटे रूम्स होते हैं, उस टाइप का उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि इस टाइप का वो दिखने में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुड डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर इन 1674। जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या किया था? डेड सेल्स डिस्कवर किए थे, और जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुड हुए, उन्होंने लिविंग सेल कब? 1664। कहाँ से? पॉन्ड वाटर से। अब सेल थ्योरी क्या कहती है? अब सेल थ्योरी किसने दी? साइंटिस्ट थे शील्डन एंड शेवान। सेल थ्योरी स्टेट दैट ऑल ऑर्गेन्स, प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सेल थ्योरी कहती है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन किससे होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। Thus
सेल आर स्ट्रक्चर और फंक्शनल, इसलिए उन्हें क्या कहता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी सेल है वो किससे बने होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। जैसे कि एक सेल जनरेट हुआ, फिर उससे ही डिवाइडेशन होती है सेल की, एक सेल से दूसरा सेल बनता है, दूसरे से तीसरा सेल बनता है। जब एक सेल होगा तभी दूसरा सेल बन पाएगा। ऐसा नहीं होता कि सेल कहीं भी जनरेट हो जाए, ऐसा नहीं होता कि मैं अभी आप खड़े हो और आपके बराबर में कि देखो ये नीचे सेल जनरेट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जब एक पेरेंट और मदर, एक फादर और मदर का सेल कंबाइन होता है तब वो एक गैमीट बनाते हैं, तो उससे सारा प्रोसेस होता है। एवरी ऑर्गेन स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। हर एक ह्यूमन, मैंने बताया ना, एक सिंगल सेल से एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्टार्ट होती है ऑर्गेन्स के, और फिर वो फर्दर डिवाइडेशन करते हैं। वायरसेस आर द एक्सेप्शन ऑफ द बॉडी बिकॉज वायरसेस डू नॉट हैव बेसिक बॉडी फंक्शन रिसेंबलिंग द सेल। वायरस जो एक एक्सेप्शन है क्योंकि वो ऐसे रिजेंबल नहीं करता है बेसिक बॉडी फंक्शन से। फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेन्स, मेन यहाँ से शुरू होता है आपका, अभी भी मेन नहीं आया है बट हाँ थोड़ा थोड़ा वो एक बेसिक इंट्रो टाइप था। फर्स्ट आपका यूनिसेल्युलर और मल्टीसेलुलर, हमारे पास दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिम्स है, मतलब नंबर ऑफ सेल। एक होता है यूनी मतलब सिंगल सेल, ठीक है, यूनिसेल्युलर आपकी तरह सिंगल, ठीक है। एक यूनिसेल्युलर और एक मल्टी सेल्युलर, आप समझ रहे होंगे, मल्टी मतलब बहुत सारे सेल और यूनी मतलब सिंगल, ठीक है। अब इसका हम डायरेक्ट ही डिफरेंस कवर कर लेने वाले हैं। यूनिसेल्युलर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल, जैसे मैंने आपको बताया यूनिसेल्युलर का मतलब होता है सिंगल सेल से ही बना होने वाले ऑर्गेन्स। और मल्टी सेल्युलर, लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल सेल्स, ठीक है। ऑल फंक्शनिंग आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल, सारा फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। लेकिन मल्टी सेल्युलर में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल। यूनिसेल्युलर में जो रिप्रोडक्शन किया जाता है वो सिंगल सेल के थ्रू ही किया जाता है, और इसमें डिफरेंट सेल। लाइफ स्पैन जो होती है यूनिसेल्युलर में बहुत शॉर्ट होती है और उसमें बहुत लार्ज होती है मल्टी सेल्युलर में। अब इसके एग्जांपल अमीबा, बैक्टीरिया, इस जितने भी ये वायरस और छोटी छोटी लाइफ, इनकी इसलिए ही लाइफ शॉर्ट होती है क्योंकि इनके अंदर एक ही सेल होता है, सिंगल सेल, जो कि सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब इसमें मल्टी सेल्युलर में प्लांट एंड एनिमल, हम है ना, और एनिमल्स हैं, हम भी एनिमल्स, ह्यूमन जो होते हैं वो भी एनिमल्स के अंदर आते हैं, तो वो किस में करते हैं, किसमें इंक्लूड है, मल्टी सेल्युलर। ऑल लिविंग ऑर्गेन प्रेजेंट ऑन द अर्थ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिल्स हैं जो किस पर प्रेजेंट है, क्लासिफाई किया गया है इनटू 2 टाइप्स, सेल्युलर और नॉन सेल्युलर। सेल्युलर क्या होती है, दोज ऑर्गेनिम्स कंटेन आइदर वन और मैनी सेल्स इन देयर बॉडी। ऐसे ऑर्गेन्स जिनके या तो एक सेल होगा जिनके अंदर, या फिर एक से ज़्यादा होंगे, उनको बोला जाता है सेल्युलर, जैसे प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल। फिर नॉन सेल्युलर कौन से होते हैं, these organs do not contain any cell in their body organs and hence do not show any characteristic of life until the enter living body। नॉन सेल्युलर कौन से होते हैं, जो कि लाइफ के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते जब तक वो किसी लिविंग बॉडी में एंटर ना कर जाए। जैसे हम कहते हैं एक वायरस, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका वायरस एक्टिव कब होता है, वो अपनी लाइफ को कब स्टार्ट करता है, जब वो किसी लिविंग बॉडी में अंदर आ जाता है। फिर वो एक ही फीवर हो गया, इसको तो वायरल इस टाइप का, मतलब जो भी फीवर्स होते हैं, ठीक है, कि वायरस हो गया कोई, और फिर हम उसकी मेडिसिन लेके उनको ख़त्म कर देते, तो इनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। फिर हमारे पास सेल्युलर और नॉन सेल्युलर के फर्दर टाइप्स हैं। सेल्युलर में आता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और नॉन सेल्युलर में यूकैरियोटिक सेल। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है हमारा, वो कैसा होता है, पुराने टाइप का सेल, प्रीमिटिव सेल। यूकैरियोटिक एडवांस्ड वेल डिफाइंड सेल। अब इनको अच्छे से स्टडी करते हैं। दीज ऑर्गेन्स हैव प्रीमिटिव और इनकम्प्लीट सेल्स होते हैं। प्रीमिटिव क्यों कहा गया, क्योंकि इनकम्प्लीट भी है, पुराने भी हैं, एडवांस्ड नहीं है, ये 2G 3G वाले हैं, और आज का ज़माना 6G वाला है, तो वो यूकैरियोटिक सेल है।
दे कंटेन प्रोकैरियोटिक सेल इन द बॉडी, दी सेल लाइक इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, डीएनए टाइप स्ट्रक्चर नहीं होता और इनके पास ओनली 1 क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड एंड इन नॉन न्यूक्लियोइड। अब हम ये डीएनए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स आगे सब कुछ अच्छे से कवर करने वाले हैं। आप थोड़ा सा भी बस याद करने के लिए रख लो कि इसमें ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब आपको समझ ही गए हो कि हम किस कैटेगरी में आता है, हम यूकैरियोटिक्स की कैटेगरी में आते हैं। जो ऑर्गेनिज्म वेल एडवांस्ड, वेल डेवलप्ड और कंप्लीट सेल होते हैं वो किसके होते हैं, वो यूकैरियोटिक सेल। दे कंटेन यूकैरियोटिक सेल इन देयर बॉडी, दे आर फाउंड इन मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर ऑर्गन एंड कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही आपकी सेल मेम्ब्रेन, और डीएनए अच्छे से इनके पास होता है और यूकैरियोटिक के पास नहीं होता। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली यूनिसेल्युलर, ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक मतलब यूनिसेल्युलर, और यूकैरियोटिक में दोनों आते हैं, यूनिसेल्युलर भी मल्टीसेल्युलर भी। ये लार्ज होते हैं साइज़ में और ये स्मॉल होते हैं साइज़ में। इसके पास न्यूक्लियोलस एब्सेंट होती है, इसके पास प्रेजेंट होती है। ये अपनी लाइफ सिंगल क्रोमोसोम से ही सब कुछ होल्ड कर लेते हैं और ये इनके पास मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर डिवीजन ऑफ लेबर there is an division of labor in which multicellular organism, which means that different part of human body perform different function। जैसे एक टाइप की फैक्ट्री होती है, वहाँ पर डिफरेंट वर्कर डिफरेंट अपना वर्क करते हैं, क्योंकि एक पर्सन तो पूरी फैक्ट्री को होल्ड नहीं कर पाएगा और उसमें काम, वो ओनर भी वही है और काम भी वही कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट पार्ट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑर्गन और ऑर्गेनेलिज्म में डिफरेंस पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दे आर फाउंड इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन। ऑर्गन किसके अंदर होता है, जिसके पास मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेन्स होते हैं। दे मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल ऑफ बॉडी। ऑर्गन एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। लार्जर होते हैं साइज में, ऑर्गेनेली स्मॉलर साइज होती है, मोस्टली इंटरनल होती है, फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। अब सेल शेप की बात करते हैं। द बेसिक शेप ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज स्फेरिकल। ये 1 मार्क में आ सकता है कि कैसी होती है यूकैरियोटिक की सेल्स की शेप स्फेरिकल होती है। जो शेप और साइज रहता है इसका, वो डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिम्स सच जैसे कि पैरामीशियम है, वो भी एक टाइप की यूनिसेल्युलर में आता है। इसकी जो शेप है वो फिक्स्ड है, बिकॉज द सेल मेम्ब्रेन, बट अमीबा हैज़ नो फिक्स, क्योंकि इसके पास सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन एक टाइप की सेल की स्किन है, जैसे हमारी बॉडी पे स्किन है ना, वो आगे अभी हम अच्छे से बहुत पढ़ने वाले हैं कि क्या है, कैसे क्या है। अमीबा की फिक्स शेप नहीं होती है। नर्व सेल आर एलोंगेटेड। ये ना डिफरेंट टाइप के सेल्स बताए गए हैं जिनका अब वो कि किस शेप के होते हैं। नर्व सेल्स एलोंगेटेड होते हैं, रेड ब्लड सेल्स ओवल शेप के होते हैं, मसल सेल स्पिंडल शेप के होते हैं। अब सेल साइज की बात करते हैं। देयर आर सम प्लांट एंड एनिमल सेल विच आर विजिबल टू आवर नेक्ड आई। कुछ ऐसे प्लांट और एनिमल सेल है जिन्हें हम अपनी ऐसे ही बिना किसी माइक्रोस्कोप और किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नहीं, अपनी ऐसे नेक्ड आई से देख सकते हैं। वेयर समार कुछ होते हैं माइक्रोस्कोपिक, जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। सेल है उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। ऐसे नहीं आप कह सकते कि मेरे को अपनी स्किन में सेल दिख रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। जो साइज होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेन्स का इज़ लार्जर देन इन मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का जो साइज होता है वो बड़ा होता है किससे, मल्टीसेल्युलर। साइज ऑफ सेल इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेन्स रेंजेस फ्रॉम 20 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर तक इनका रहता है। जो लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग होता है, जिसका साइज रहता है 18 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट सेल इन द नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल है जिसका साइज 1 मीटर होता है। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी ओवम होता है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी स्पर्म होता है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेल। अब हमारे पास देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेल है। सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, एक आउटर कवरिंग होती है सेल की,
जैसे कि हमारी बॉडी की जो आउटर कवरिंग है वो स्किन है, ऐसे ही आउटर कवरिंग सेल की कौन है, सेल मेम्ब्रेन। कहाँ पे पाई जाती है, दोनों प्लांट और एनिमल सेल में। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन और लिपिड्स, किस से बनी है, प्रोटीन एंड लिपिड से। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि किससे बनी है सेल मेम्ब्रेन। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिक, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वही सेल मेम्ब्रेन, बहुत थिन होती है, पतली सी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इजीली आप उसको खींच सकते हो। लिविंग, इसकी जो लिविंग मेम्ब्रेन है वो अबाउट 7 × 10⁻⁹ मीटर है, ठीक है। ये अगर इसको लिख सकते हो, फिर 7 नैनोमीटर, वैसे तो नैनोमीटर को जब कन्वर्ट करते हो मीटर में 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये कैसी है, आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, होल्ड करती है कंटेंट ऑफ द सेल। सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सम पार्टिकल। जैसे कि एक गेट होता है ना, डोर होता है जो, वो क्या करता है, परमिशन देता है, मतलब अब जब हम उसे ओपन करते हैं तो हम अंदर एंटर कर सकते हैं ना, एंटर और लीव कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये सेल मेम्ब्रेन, इसको सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सम पार्टिकल। ये आ जाता है क्वेश्चन कि सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है। फिर लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फिर फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन के, इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड और आउटसाइड द सेल। मैंने आपको बताया सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन है, आना जाना इसके अंदर लगा रहता है। ऐसे ही वो एक सरकारी घर होता है ना जिसमें सबका रिश्तेदार का आना जाना लगा रहता है, तो ऐसे ही है ये। इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। इट हेल्प टू सेल टू मेंटेन ह्यूमोस्टेसिस, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, मतलब कि मेंटेन करने में टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिएंट एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आ जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक टाइप ऑफ प्रोसेस है जो कि सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है फिजिकल एक्टिविटी फॉर द इनटेक ऑफ सब्सटेंस। क्या करती है सेल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन क्या होता है, केमिस्ट्री और बायो वाला डिफ्यूजन अलग है, केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में भी डिफ्यूजन है आपका, वो अलग है, ये अलग है। सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करता है वेरियस सेल फिजिकल एक्टिविटीज़ ताकि वो इनटेक कर सके कुछ सब्सटेंस को। जैसे कि डिफ्यूजन के, ये अगर पूछा जाता है व्हाट इज़ डिफ्यूजन, तो आप ये वाली पार्ट लिखोगे, वाली हेडिंग लिखोगे। डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अंटिल यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन इज फाइनली अचीव। डिफ्यूजन जो है एक स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होने वाला प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं, जब तक एक यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ना आ जाए, अंदर और बाहर की एक यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन मेंटेन ना हो जाए, तब तक वो ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। डिफ्यूजन जो होता है वो ऑल 3 मीडियम्स में होता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, किन तीनों में होता है। ऑल्दो इट इज़ फास्टर इन गैसेज देन लिक्विड एंड सॉलिड। जैसे गैस के पार्टिकल्स होते हैं बहुत फास्ट मूव करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस होती है उनके अंदर, ऐसे ही ये जो मूवमेंट होता है वो गैसेस में फास्टर होता है लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर में। इसको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये एक इसका एग्जांपल ऐसे बताया गया, जैसे गैसेस CO2 एंड ऑक्सीजन मूव कर सकते हैं अक्रॉस द सेल, किसकी प्रोसेस की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से। अब इसका ये एक दूसरी बहन आ गई ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन की। द मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब इसमें किसकी मूवमेंट हो रही है, या तो वाटर की या फिर सॉल्वेंट की, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, वही जो हमने पढ़ी अभी, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच सेल एब्जॉर्ब वाटर एंड स्पेंडिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है इसमें वाटर से रिलेटेड है ऑस्मोसिस में सारा, जिसमें एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर और स्पेंडिंग करता है
एनर्जी। इसमें ये जो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है वो काफ़ी बार पूछी गई है, तो आपने इसमें बिल्कुल द से लेके ऑस्मोसिस तक एज इट इज़ ही लिखना है। और ये तो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखनी थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स की लाइन के बिना ये अधूरी है। अब हमने पढ़ा था डिफ्यूजन जो होता है वो ऑल थ्री मीडियम में हो सकता है, बट ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ मीडियम कौन सा, लिक्विड फॉलो करता है। अब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में। टेक प्लेस इन एनी मीडियम, डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में हो सकता है, ऑस्मोसिस किस में होता है, सिर्फ लिक्विड मीडियम में। मीडियम की बात होगी। अब बात करते हैं ये ऑस्मोसिस जो है वो किस पर होता है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन डिफ्यूज। वर यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, मतलब एक कैटेगरी है ये। सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस अमाउंट ऑफ कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कि हमने सॉल्यूशन बनाया शुगर सॉल्यूशन। अब जो शुगर होगी उसमें शुगर और वाटर है, शुगर जो कैटेगरी होगी वो सॉल्यूट की होगी क्योंकि इसमें पानी के कंपेयर में लेस अमाउंट ऑफ शुगर होगी, और जो वाटर होगा वो सॉल्वेंट में आएगा क्योंकि वो हाई अमाउंट में है। फिर फ्लो ऑफ पार्टिकल इन ऑन डायरेक्शन, डिफ्यूजन में अब जैसे गैस है, गैस की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है ना, वो ऑल डायरेक्शन में मूव करता है। इसलिए ही हमने पढ़ा था कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल वो फास्टेस्ट प्रोसेस उसमें फॉलो किया जाता है, तो इसलिए फ्लो ऑफ पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शन। डिफ्यूजन में फ्लो ऑफ पार्टिकल ओनली इन वन डायरेक्शन, लिक्विड है, लिक्विड मीडियम फॉलो करता है, वाटर के लिए हमने पढ़ा, तो एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करेगा। अब ऑस्मोसिस के टू टाइप है, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। एंडो तो मतलब इसका मतलब है कुछ इन, ये ना इस तरह की बहुत सारी टर्म्स आने वाली, तो इसमें मतलब इससे समझो। एक्स है, जो आपकी एक्स है उसको आपकी ज़िंदगी में से बाहर निकालना है, ठीक है, तो एक्स को मतलब आउट कर दो, एंडो का मतलब इन कर लो, तो समझते हैं। एंडोस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल, जो सेल के अंदर हो रही है मूवमेंट, वो कौन सी होती है, एंडोस्मोसिस। मैंने बताया एंडो मतलब इन होगा कि अंदर क्या हो रहा है, और एक्स मतलब एक्सोस्मोसिस मतलब जो आउटसाइड हो रहा है, आउटसाइड द सेल, वो हो गया एक्सोस्मोसिस। ये 1 मार्क में पूछा जाता है। एक नोट है, द श्रिंकिंग ऑफ लिविंग प्लांट सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस। श्रिंक होना मतलब सुकड़ना लिविंग प्लांट सेल का किसकी वजह से हो रहा है, वो ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है, एक्सोस्मोसिस। जब देखो एक्सोस्मोसिस क्यों नाम दिया गया इसमें, एक्सोस्मोसिस में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है अंदर से बाहर की तरफ, सॉल्वेंट जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जाएगा अंदर से, तो अंदर क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो इसलिए इसको एक्सोस्मोसिस का नाम दिया गया। अगर कोई भी आपको कोई भी एग्जांपल दिया जाए, ठीक है, श्रिंक होने का, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब आप यहाँ पे 3 टाइप का सॉल्यूशन फॉलो किया जाता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब सबसे पहले आइसोटोनिक पढ़ते हैं। ये ना ऑस्मोसिस के बच्चे आ गए, सॉरी एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस तो ऑस्मोसिस के बच्चे थे। फिर ये आगे लिक्विड के पार्ट्स आ गए कि लिक्विड कितने टाइप से सॉल्यूशन में, एक सेल के अंदर जब सेल इमर्ज किया जाता है किसी लिक्विड के अंदर, तो कितने टाइप के सॉल्यूशन वो फॉलो करता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ कंसंट्रेशन इक्वल टू वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। जब सेल की सराउंडिंग में और उसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन कैसे रहे, इक्वल रहे, है ना, तो ये कैसा होता है, मतलब बाहर भी और अंदर भी वाटर कंसंट्रेशन इक्वल है, ठीक है, तो कोई मूवमेंट नहीं होने की। एक बात बताऊँ, 2 बीकर है आपके पास, नहीं सॉरी एक बहुत बड़ा एक बकेट रखी है, उसके अंदर आपने मग डाल दिया, है ना, तो मग अगर पूरा तरह फिल है और आप उसमें और पानी डाल दें तो वो तो बाहर ही आएगा ना। तो वही बात है कि जब आप उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होने की, कि अगर उसमें पानी जब वो पूरा फिल है तो फिर उसमें और पानी आ ही नहीं, वो बाहर ही निकलेगा, तो उसमें कैसी है, इक्वल मूवमेंट, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं होने की वाटर की अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, क्योंकि पूरा फिल है, वो इक्वल कंसंट्रेशन है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, मतलब इस सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। जब भी
कंसंट्रेशन कैसी रहे, इक्वल टू द वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, और कोई मूवमेंट ना हो। देन हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस कंडीशन में जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, इसमें जो सेल का साइज रहता है वो सेम रहता है, सेल साइज रिमेन सेम। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हेन द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। अब हायर कंसंट्रेशन है बाहर, सेल के अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, मतलब सेल के अंदर कम कंसंट्रेशन है, सेल के बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है। अब जब सेल के अंदर कम कंसंट्रेशन होगी तो इनटेक करने की कोशिश करेगा। अब जब वो इनटेक करेगा मतलब गेन करेगा वो, ठीक है, तो इसको प्रोसेस को बोलते हैं हाइपोटोनिक। और जब वो गेन करेगा तो वो मोटा हो जाएगा। आप ऐसे याद कर सकते हो कि हाइपोटोनिक में वो गेन करता है, क्योंकि गेन करेगा तो मोटा हो जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है किशमिश। आप किशमिश वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, सुखड़े सुखड़े से होते हैं ना एकदम, और जब हमने उनको भिगो देते हैं, पानी के अंदर रख देते हैं, तो वो एकदम स्वेल हो जाते हैं। तो वो इनटेक कर लेते हैं वाटर का, गेन करते हैं ना वाटर, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आते हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, किशमिश कौन सा सॉल्यूशन फॉलो करता है। फिर आ जाता है हाइपरटोनिक, इन द सॉल्यूशन द सेल में स्वेल हो जाएगा एंड बिकम टर्जिड एंड मे बर्स्ट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर इनटेक कर लेगा, गेन करता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बर्स्ट हो जाएगा, मतलब एकदम फूट जाएगा, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जब उसके अंदर आ जाएगा, वो टर्जिड मतलब हार्ड बन जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, अब इस सॉल्यूशन में इसका उल्टा होगा हाइपो का, ठीक है। इस सॉल्यूशन में जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक क्यों होगा, क्योंकि श्रिंक कैसे होगा, जब उसकी वाटर का अंदर क्या रहेगी, कंसंट्रेशन हाई रहेगी और बाहर ज़्यादा रहेगी। देन द सेल विल लॉस वाटर, और वो लॉस कर देगा वाटर अपने। द सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या हो जाता है कि जब सेल के अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कम है, तो वो बाहर कुछ आएगा क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब मम्मी हाइपर हो जाती है तो फिर क्या कहते हैं कि चला जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से, तो उस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि जब कोई किसी को गुस्सा आता है वो क्या करता है, दूर जाए यहाँ से, तू निकल यहाँ से, इस टाइप का। तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें श्रिंक हो जाता है। फिर आता है एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब मैंने अभी बताया था ना, एंडो एक्सो टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसके टाइप आ गए हैं। एंडोसाइटोसिस इज द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब भी इंजेक्शन मतलब इनटेक करना मटेरियल का, जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इनटेक किया जाएगा मटेरियल का फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वो होता है एंडोसाइटोसिस। एक्सो मतलब निकालना है, एक्सो मतलब तो निकालना है, एंडो में इनटेक किया, इसमें क्या करेगा, निकाल लेगा। प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेल। इस प्रोसेस में क्या होता है, वोमिटिंग को ना आप इस कैटेगरी में रख सकते हो, एक्सोसाइटोसिस। जब ओवर हो जाता है तो हम वोमिटिंग करते हैं ना। इन विच अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल रिमूव्ड आउट ऑफ द सेल, तो ये एक्सोसाइटोसिस, निकाल दो बस बाहर, ठीक है। अब जो ये हमने 3 सॉल्यूशन बने ना, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है। आइसोटोनिक में इक्वल कंसंट्रेशन है, कोई भी साइज़ पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब हाइपोटोनिक में सेल कैसा हो रहा था, स्वेल हो रहा था, और हाइपर में श्रिंक हो रहा था। स्वेल में क्या कर रहा था, वो कैसी थी उसकी कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, उसमें कैसी थी, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो ये 2-3 जब आप अच्छे से डेफिनेशन याद कर लोगे तो आपको खुद से ही ओन आंसरिंग करनी आ जाएगी, ठीक है। इन प्लांट सेल देयर अकर अ रिजिड सेल वॉल विच लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक सेल वॉल आ गई। सेल वॉल एक जो हार्ड लेयर होती है, ये भी आउटर कवरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वाली लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। जो आपने देखो जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, इस पर जो हार्ड लेयर आ जाती है ना, वो सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल हमारे क्या ह्यूमन के पास या एनिमल्स के पास सेल वॉल हो सकती है, नहीं हो सकती। हमारी जो आउटर लेयर है वो कितनी फ्लेक्सिबल है, कितनी सॉफ्ट है ना। तो ये जो होती है सेल वॉल सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है। सेल वॉल इज नोन एज लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन एट इज सिक्रेटेड बाय द सेल इटसेल्फ, ठीक है।
फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी आगे हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेल्यूलोस। जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी थी? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। सेल वॉल किससे बनी है? फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम सेल्यूलोस बोलते हैं। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है किसकी? प्लांट सेल में। मैंने बताया एब्सेंट रहती है एनिमल सेल में, रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, थिक लेयर होती है। अब इसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं। अगर आपके पास आए क्वेश्चन, सपोज करो 3 नंबर में आपके पास क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ सेल वॉल, और उन्होंने मेंशन नहीं करा है कि उसके फंक्शन भी लिखो, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 2 से 3 फंक्शन उसके लिख के आओगे। अगर आपकी 3 लाइन में इसकी डेफिनेशन आप लिख लेते हो तो आपका 3 लाइन में ही नीचे आप उसके फंक्शन लिख दो, है ना। और अगर मेंशन का है क्वेश्चन में तो फिर तो लिखने ही पड़ेंगे। इट अलाउ द प्लांट सेल टू बिकम टर्जिड, हार्ड बनाने में काम करती है, ठीक है। हार्डनेस प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन भी करती है। जितने बड़े बड़े रेन मतलब इतने तूफान भी आते हैं, बारिश होती है, सबको प्रोटेक्ट कर तो करते हैं, वरना जो पेड़ होते हैं वरना वो तो गिर जाते हैं। कुछ तो गिर भी जाता है, बट वो एक एज फैक्टर भी होता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फ्रीली परमिएबल टू वाटर, मतलब ऐसी नहीं होती कि हार्ड है तो वो अंदर इनटेक नहीं करेगी। वो परमिएबल का मतलब है यहाँ पर कि वो इनटेक और एक्सक्रीशन वगैरह सब कुछ प्रोसेस फॉलो करती है। इसके पास कैरेक्टरिस्टिक होती है टू रिपेयर एंड रीजनरेशन, मतलब कि अगर कुछ कट लग जाता है तो वो खुद रिपेयर हो जाता है ना। हम तो नहीं पट्टी कि पेड़ को पट्टी करनी पड़ती है जाके, नहीं, वो उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है, वो खुद ही रिपेयर हो जाते हैं। प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट शेप भी प्रोवाइड करते हैं अच्छे, और प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आपके 6 में से आप कुछ भी मतलब 3 से 4 लर्न कर सकते हो। फिर हम डिफरेंस पढ़ते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। सेल वॉल लेज इन प्लांट सेल में होती है, बट सेल मेम्ब्रेन दोनों में होते हैं, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में। सेल वॉल रिजिड वॉल विच ले आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या है? एक रिजिड वॉल है जो कहाँ पे लाई करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट पर। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेल्यूलोस। किससे बनी होती है? सेल्यूलोस से। और ये किससे बनती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। ये भी लिख सकते हो आप कि ये बहुत हार्ड होती है और ये फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक होती है। न्यूक्लियस एक टाइप का ना, मतलब जो कि सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन जो है वो हमारी सारी फंक्शनिंग और सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। ऐसे ही न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस है जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है सेल के अंदर। ये कहाँ पे लोकेट होता है? सेंटर ऑफ द सेल। लेयर इन साइज, मतलब लार्जर होता है साइज में। इट लार्जर सेल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली। ये सेल ऑर्गेनेली में आता है विच डायरेक्ट और कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल। क्या फंक्शन है इसका? डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना एक्टिविटी ऑफ द सेल। फिर कब डिस्कवर्ड हुआ था? 1831 में बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने किया था सेल, और न्यूक्लियस ने किया न्यूक्लियस को किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रेजेंट होता है यूकारियोटिक एंड एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक पुराने टाइप की सेल है तो उनमें तो एब्सेंट हो गई ना, अगर उनके पास भी दिमाग हो जाए तो वो भी यूकारियोटिक जैसे बिहेव करने लग जाएंगे। इट हैज़ डबल लेयर कवरिंग, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप। इसके जो ऊपर होती है वो डबल लेयर होती है। मैंने आपको ना जो पहली वीडियो है एनसीईआरटी की, उसमें डायग्राम्स में समझाया है। इट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। देखो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये किससे सेपरेट करता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। मतलब कि सपोज करो आपके पास एक बाहर वाली लेयर है न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म, तो इनको सेपरेट करने का काम कौन करता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियस किससे फिल्ड होता है? लिक्विड सब्सटेंस, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि जो कौन सा सब्सटेंस है ऐसा लिक्विड जो कि न्यूक्लियस से फिल्ड रहता है, तो वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आर एम्बेडेड। क्या क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर 2 चीज़ रहती है, न्यूक्लियोलस जो कि राइबोसोम्स प्रोटीन और क्रोमेटिन मटेरियल। 2 टाइप है इसके अंदर, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल। अब इनको पढ़ते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होती है?
इट मे बी वन और मोर नंबर एंड इज नॉट बाउंडेड एनी मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, मतलब एक टाइप की उसके अंदर प्रेजेंट है जिसके न्यूक्लियस के अंदर, और कोई बाउंड नहीं होती, मतलब कोई ये इसकी जो ऊपर लेयर नहीं होती मेम्ब्रेन की। इट इज़ रिच इन प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। अब आगे नई टर्म आएगी आपके पास राइबोसोम्स, जो कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन क्यों कहा, क्योंकि उसका राइबोसोम्स का काम ही होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, इसलिए न्यूक्लियस किससे रिलेटेड है, राइबोसोम्स से। राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स आते हैं जो कि प्रोटीन से रिच होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन फ्रॉम द सेल। अगर हम पूछ जाए कि सेल को प्रोटीन कहाँ से मिलता है तो वो राइबोसोम्स लेते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स है, और न्यूक्लियोलस किसके अंदर है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, और न्यूक्लियोप्लाज्म किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। फिर आता है क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्या है, एक थिन एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है कंपोज्ड ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि किससे बना है, थिन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और क्या कंटेन करता है अपने अंदर, डीएनए। डीएनए क्या होता है, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं पेरेंट्स की टू देयर ऑफस्प्रिंग। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। क्रोमेटिन मटेरियल जो होगा वो किस में ऑर्गेनाइज हो जाएगा, क्रोमोसोम्स के अंदर, जब सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन मतलब सेल का डिवाइडेशन होता है जब पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में। वो सब आप ना चैप्टर 11 है आपका, उसमें अच्छे से पढ़ोगे, फिर 10th में भी है। क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए विच स्टोर ट्रांसमिट, मैंने बताया हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है कि ना क्रोमोसोम्स कि आपका जो हेयर कलर है, आई कलर है, कैसे स्ट्रक्चर होगा, शेप, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी हाइट, कहते हैं ना पापा भी चलेगी मम्मी भी चलेगी, तो ये सब इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है, क्रोमोसोम्स डीएनए के अंदर। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, बिकम्स विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। लेकिन ये काम कब आते हैं, अपना विजिबिलिटी कब शो करते हैं, जब ये क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। फिर फंक्शन क्या है न्यूक्लियस के, एक्टिविटी कंट्रोल करता है, होल्ड करता है, रेगुलेट करता है सेल साइकिल, वही जो क्या क्या काम करना है। इट हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इन कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, कि बच्चे पेरेंट से बच्चे के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स आएंगे, वो सब यही इंफॉर्मेशन रेगुलेट। अब आता है साइटोप्लाज्म। ये एक ऐसा पार्ट है सेल का जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप के बीच में पाया जाता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा भी। द इनर लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म। अंदर वाली तो एंडो है ना, आउटर लेयर को अब क्या देते हैं, एक्टो। एक्सो की जगह एक्टो कर दिया। साइटोप्लाज्म डिस्कवर किया था कोलिकर ने 1862 में। द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म टुगेदर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को एक साथ रखा जाए तो उनको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अब सेल ऑर्गेनली आ जाती है आपके पास। सेल मतलब कि मेनली डिफरेंट सेल का जो डिवाइडेशन, सेल का जो फंक्शन, वर्क का फंक्शन करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन मेनली वर्क करेंगे, एक जना तो नहीं कर सकता ना सारे वर्क, तो इसीलिए वो जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी अंदर हो रही है सेल के, उनको डिवाइड करना। अब सबसे पहले आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स ऑफ शीट, मतलब क्या ऐसे इसका स्ट्रक्चर है जो है वो ट्यूब्स ऑफ शीट है, और ये क्या करता है, लार्ज नेटवर्क बनाता है। कैसा दिखता है, लॉन्ग ट्यूब्स और राउंड और एब्लोग बैग्स। इट इज़ कनेक्टेड टू न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है। इसका टाइप्स है दो, RER और SER। इट्स लुक रफ एट द सरफेस बिकम राइबोसोम्स आर अटैच टू इट्स सरफेस। अब रफ क्यों होते हैं ये, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच है। जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे वो कैसे होंगे, स्मूथ होंगे। प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। राइबोसोम्स जो थे वो क्या कर रहे थे, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे थे। अब ये मैन्युफैक्चर करता है उसकी, पूरा अच्छा फैक्ट्री वाला काम चल रहा है इसके अंदर, छोटे से सेल के अंदर। फिर ये स्मूथ होते हैं सरफेस से एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स। इट हेल्प, मतलब नहीं रहते, जुड़े हुए नहीं रहते राइबोसोम से, इसलिए ये स्मूथ होते हैं। क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल, लिपिड्स और फैट।
वही प्रोटीन बना राइबोसोम्स के अंदर, फिर उसने किसने किया मैन्युफैक्चर, RER ने। बट SER क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स, फैट्स को मतलब इन सबको हेल्प करता है मैन्युफैक्चर करने की। फंक्शन, इसके फंक्शन बढ़ते हैं, सम ऑफ दिस प्रोटीन लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब अगर उसके पास अच्छे से प्रोटीन नहीं मिलेगा तो वो बिल्ड भी नहीं हो पाएगी सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल भी बिल्ड नहीं हो पाएगा। प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। अब इन प्रोटीन और लिपिड क्या करते हैं, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स की सिक्रीट करते हैं। SER ऑफ लिविंग लीवर सेल हेल्प डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मैनी पॉइजन और ड्रग्स। SER एक और काम करते हैं कि जो आपके ये जो नहीं होने चाहिए छोट पार्टिकल्स और सब्सटेंस हमारी इसके लीवर सेल के अंदर, उनको डिटॉक्सिफाई करना, ठीक है, जैसे कि पॉइजन और कोई भी ड्रग्स है उसके लिए काम करता है ये, इनको रिमूव करने के लिए। एक नोट है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो रेड ब्लड सेल्स में नहीं होता है। हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है उनमें ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। अब राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे हम अच्छे से। राइबोसोम्स डेंस है, स्फेरिकल शेप का है, जो कि किस में होता है, साइटोप्लाज्म में नज़र आता है। किससे जुड़ा होता है, RER से, SER से नहीं होता। कोई बाउंडेड नहीं रहती इसके पास, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। फंक्शन क्या होता है, हेल्प करता है सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स। गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस एक नई फिर से आपके पास ऑर्गेनेली आ गई, जो कि ट्रांसपोर्टर का काम करता है। एक तरह से मान लो कि ये बस के ना ड्राइवर है या फिर ट्रक ड्राइवर है। गोल्गी अपरेटस क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये डिस्कवर्ड किया था कैमिलो गोल्गी, अपने ही सरनेम के ऊपर उसने उसका ऑर्गेनेल का नेम बता दिया। इसका स्ट्रक्चर है सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर ग्रुप इन सेटर्न्स। इसके मतलब एक जो शेप है उसको कहते हैं पूरा सिस्टम्स, जैसे कि एक पैरेलल टाइप में इसका जो बाउंडेड रहते हैं, अरेंज रहते हैं। दीज मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके साथ कनेक्शन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इसका फंक्शन, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्लेस्ड एंड dispatched to various target inside and outside the cell through Golgi apparatus। अब इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पैकेट होता है या डिस्पैच होता है टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द, क्या करता है ये कि अंदर बाहर गोल्गी अपरेटस क्या करता है, जो भी कुछ ये होते हैं मटेरियल जो सिंथेसाइज होता है उसको अंदर बाहर करने की कोशिश करता है। स्टोरेज और मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, मेनली वही मैंने बताया कि आपको ट्रांसपोर्टर है एक ही तरह से, तो ये क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, स्टोर करेगा, है ना। एक मान लो एक कोई वो होता है फैक्ट्री होती है, उसके अंदर स्टोर भी रहता है माल, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग भी उसके अंदर, पैकेजिंग होती है, तो वही वहाँ से फिर ट्रक लोड करके लेके जाते हैं, तो वो सब होता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स पढ़ते हैं क्या होता है। लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग या फिर गार्बेज बैग। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन दैट आर सिंपली टाइनी स्फेरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर इसका कैसा है, टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम्स जो होते हैं ना, लाइसोसोम्स आर किससे फिल्ड रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम से। रफ, जो कि किससे बने होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो जाते हैं ना अंदर, तो उनको किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, सिंपलर सब्सटेंस में। एक तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या क्यों नाम दिया, क्योंकि ये जो वेस्ट मटेरियल होता है जो कि सेल के लिए बेनिफिशियल नहीं है, उनको रिमूव करने का, एक्सक्रीट करने का काम होता है इसका। इसको हम डाइजेस्टिव बैग्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे डिस्ट्रॉय द फॉरेन मटेरियल विच एंटर द सेल, जो कि एक्स्ट्रा मटेरियल जो सेल के अंदर आ जाता है उसको रिमूव करने का काम करता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस। प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लाइसोसोम्स रिमूव वॉर्म आउट एंड पुअरली वर्क इन सेल ऑर्गेनेल बाय डाइजेस्टिंग देन टू मेक अवे फॉर देयर न्यू रिप्लेसमेंट। अब ये क्या करता है,
ये रिमूव कर देगा जो भी बेकार जो सेल ऑर्गेनेली है जो कि अच्छे से वर्क नहीं कर रही, जो कि ख़राब हो चुके हैं, कुछ वैसे हैं कि बेकार हो चुकी है, रप्चर हो चुकी है, तो उनको निकालने का भार वो ये कि क्लीनिंग मेंटेन करके रखता है। ये झाड़ू वाली आंटी, इसके अंदर लाइसोसोम्स कि वो साफ़ कर देंगी, कूड़ा बाहर निकल जाएगा और घर आपका क्लीन हो जाएगा, मतलब सेल क्लीन हो जाएगा। तो उनका नाम क्या है? लाइसोसोम्स। फिर लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल, वही बताया। सिस्टम ऑफ द सेल, दे रिमूव ऑल द सेल वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स एंड सेलुलर हाउस कीपर्स। वही देखो इसने भी नाम दे दिया हाउस कीपर्स। दे आर ऑल्सो नोन एज सोसाइटल बैग। अब ये इंपॉर्टेंट आता है पार्ट कि इनको सोसाइटल बैग क्यों कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको मेन ये भी लाइन याद ना है ना, तो आप ये भी लिख ले आना कि सोसाइटल बैग इसके क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्लीन करता है, गार्बेज करता है, मतलब वो तब की बात है जब बिल्कुल ही याद ना है, पर वैसे तो ये पढ़ना है। सोसाइटल बैग क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, जब सेल के स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन होता है और जो सेल जो है ना जब वो डैमेज होने लगता है, तो लाइसोसोम्स क्या करता है, अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करने लग जाता है ताकि वो उसे खा जाए और अपना खुद का ओन सेल क्रिएट कर सके। अब देखो ये एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं इसको। सोसाइटल बैग क्यों कहा जाता है? अब जब एक सेल एक टाइम पे बूढ़ा होगा, है ना, जब उसे दिखेगा कि कुछ पार्ट तो कुछ सेल ऑर्गेनेल तो अच्छे से काम करें, अब एक दो है जो कि अच्छे से काम कर ही नहीं रहे, डैमेज होने लगी है, तो वो क्या हो जाएगा, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड रिलीज एंजाइम्स। अब वो फिर अपने वो बना लेगा, चार हाथ निकाल लेगा, ठीक है, ताकि वो सारे कुछ एकदम से खा जाए मतलब क्लीन कर दे सब कुछ, ठीक है। जैसे कि भाई जब घर बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो फिर क्या करता है, दो जने लगते हैं झाड़ू लगाने वाले, है ना, तो ऐसे ही वो क्या करते हैं, सारा क्लीन कर देते हैं, तो मतलब ईट अप कर देंगे अपने रिलीज़ करके एंजाइम्स और ईट अप देयर ओन सेल, और वो खुद के ही सेल को खा जाते हैं जहाँ पे दिखता है कि भाई गंदगी आ चुकी है। तो आज हमने यहाँ तक पार्ट कवर किया है अपना। नेक्स्ट हम और भी सेल ऑर्गेनेल रहती है अभी, तो वो कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो अभी जो मतलब एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं, ठीक है, फिर वो भी करेंगे हम ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय बाय।